हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने हमारे देश की एक सबसे बड़ी चर्चित खबर को लेकर। यह खबर आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले भी चर्चा में रही थी। बात होने वाली है आज वक्फ बोर्ड के बारे में। जी हाँ, आज से लगभग 7 महीने पहले हमारी जो संसद है, संसद के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर क्या था, तो इसके अंदर वक्फ बोर्ड और उससे संबंधित जो शक्तियां थी उनको कंट्रोल करने की और उसके अंदर कुछ सुधार करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। फिलहाल की स्थिति में वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा वापस से चर्चा में आ चुका है। अब ये चर्चा में क्यों आया, इसको थोड़ा हम जानते हैं। जैसा कि ये पहले प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लाया गया था, पर फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनकी तरफ से इसके अंदर से संशोधन पेश करा गया है। और अब इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर बहुत सारे क्या होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, जिसका अपोजिशन द्वारा विरोध किया जा रहा है। और साथ ही साथ संसद के अंदर इस पर वाद विवाद चल ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी गठित करी गई है, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, वो भी अभी गठित करी गई है। और इसी संबंध में खबर निकल कर आती है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सेंड टू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रपोज्ड। ठीक है, ओवरऑल ये जो वक्फ बोर्ड है, इससे संबंधित जो भी एक्ट के अंदर परिवर्तन होगा, तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर दी गई है। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, जेपीसी होती क्या है, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है, ऐसा कि जो कांग्रेस के सांसद है केसी वेणुगोपालन, उनके माध्यम से कहा गया है। नेता और उनकी जो पक्षी या विपक्षी पार्टी है, वो अपनी तरफ से इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी इस जो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ कमियों को प्रदर्शित कर रही है, जबकि जो विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं वो सभी के सभी मुसलमानों का अपना सबसे बड़ा सहयोगी और उनको सबसे बड़ा संरक्षण बताते हुए इसके विपक्ष में बातें प्रस्तुत कर रही है कि ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में ये जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर 1995 के अंदर, फिर 2013 के अंदर भी संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वक्फ क्या है। ठीक है, तो वक्फ का मतलब लगाया जाता है किसी भी प्रकार के दान से। किसी भी प्रकार के दान से मतलब आपके पास चल अचल किसी प्रकार की जो संपत्ति है, आपके पास धन है, आपके पास जमीन है, आपके पास जायदाद है, जब मुसलमानों के पास इस प्रकार की संपत्ति अर्जित हो जाती है तो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से उनको डोनेट कर देते हैं। वो डोनेट करना ही वक्फ करना कहलाता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी के मुताबिक वक्फ शब्द का अर्थ किसी भी धार्मिक काम के लिए दिया गया किसी प्रकार का दान होता है। ठीक है, वक्फ शब्द का इस्तेमाल अधिकतर इस्लाम से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाएं, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए भी किया जाता है। अब जैसे कि क्या होता है, कभी कभार किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति दान कर दी जाती है। वो दान कर दी जाती है तो उसका क्या करते हैं, तो मुसलमानों के अंदर ये दान में आई संपत्ति का प्रयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। जैसे ये उससे मस्जिदें बना देते हैं, उससे मदरसे बनाते हैं, उसमें अस्पतालों का प्रयोग करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब अंततः जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी होती है, वक्फ का प्रयोग उसी के अंदर किया जाता है। वक्फ का मतलब दान में हुई सारी चीजें जिन्हें हम सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। ये यहाँ पर क्या क्या चीजें वक्फ में दान करी जा सकती है, तो वक्फ के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती है। पहली चल संपत्ति। चल संपत्ति के अंदर आपके पास जो धन हो, कंपनी के शेयर हो, सोना जवाहरात हो, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और अचल संपत्ति जैसे कि आपके पास कोई भूमि हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, इस प्रकार की चीजों को भी आप वक्फ कर सकते हैं। और जो अन्य प्रकार की संपत्ति होती है वो भी इसके अंदर यहाँ पर डोनेट करी जाती है। ठीक है, तो अंततः हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, वक्फ क्या होता है, वक्फ के अंदर किन चीजों को वक्फ करा जा सकता है, और अब हम समझेंगे कि ये वक्फ काम कैसे करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ एक प्रकार का दान है, और दान जैसे कि मुस्लिम समाज अगर दान करता जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसका एक तरीके से क्या हो, पूरा सिस्टमैटिक ब्यौरा तैयार हो, कितना दान आया है, कहाँ गया है, किस तरीके से उसका खर्चा होगा, इस संबंध में भी यहाँ पर क्या होने चाहिए, प्रावधान होने चाहिए।
तो उसी चीज के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड का मेजरली काम क्या था कि वक्फ में आई हुई संपत्ति, वहां पे आया हुआ दान, उसके पूरे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को तैयार करना। यहाँ पर 1995 में क्या हुआ, 1995 वैसे तो 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड तैयार हो गया था। 1954 में वक्फ बोर्ड के संबंध में एक्ट लाया गया था। 1995 के अंदर इसके अंदर कुछ शक्तियां इन्हें प्रदान करी गई। 1995 का वक्फ बोर्ड कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, वो तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं अपितु जमीन के मालिक की है, और यह बताए कि उसे कैसे जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों रहता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड का चर्चा में रहने का प्रमुख कारण इसका जो जमीन अधिग्रहण के संबंध में मामला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वक्फ का मतलब दान होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वक्फ को 1995 के अंदर यहाँ पर जो एक्ट है उसके अंदर संशोधन जब करा गया तो उसके अंदर उसे असीम शक्तियां दे दी गई। असीम शक्तियां दे दी गई मतलब अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपके धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बन रही है, आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जिससे कि आपके धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो आप उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ऐसा 1995 का एक संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके अंदर प्रदर्शित करा गया। तो यहीं से सारी चीजें जो समझने का मतलब जो आगे बढ़ती है 1995 से लेकर 2013 यहाँ पर अमेंडमेंट हुए। ठीक है, 1995 में इसे असीम शक्तियां दी गई और 2013 के अंदर और इसे एक्सट्रीम पावर दी गई। 1995 से लेकर 2013 तक में जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में वक्फ के बाद जितनी भी संपत्ति थी वो संपत्ति लगभग डबल हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? तो उसके इसी रवैये के कारण कि जिस भी संपत्ति को अगर वक्फ ये बोल देता है कि ये संपत्ति मेरी है, तब वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। और वक्फ की होने के बाद क्या होता है, वक्फ अगर बोल देगा ये मेरी है, तो फिर उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति को वक्फ ने अपने पास जब्त करा है या रख लिया है, उस व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि ये संपत्ति मेरी है। वक्फ साबित नहीं करती, वक्फ तो बोल देती है कि ये चीज मेरी है, ये गार्डन मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है। तो अब उस बिल्डिंग के मालिक को यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये बिल्डिंग मेरी है। अगर वो सिद्ध करने में जो असफल रहता है, फिर तो बिल्डिंग किसकी हो जाएगी, वक्फ की हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे जो एक बोला जाए तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साबित करने के लिए भी इसे किसी जगह नहीं जाना, इसे किसी सरकार के पास नहीं जाना है, इसे किसी कोर्ट के पास नहीं जाना है, इसको जाना है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोलती है ये संपत्ति मेरी है, वो व्यक्ति आके बोलता है ये मेरा है, तो वक्फ बोलती है इसे साबित करो। कहाँ साबित करोगे? मेरे को ही बताओ, मैं मानूंगी तो ठीक, नहीं मानूंगी तब भी ये संपत्ति मेरी है। मतलब एक तरीके से अगर वक्फ बोल दे ये संपत्ति मेरी है, मतलब वो फिर व्यक्ति उसको साबित करने में तो हार ही जाएगा, क्योंकि साबित भी किसी को करना, वक्फ बोर्ड को ही करना है, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को ही करना है। तो अधिकतर समय में देखा गया कि वक्फ बोर्ड इसे स्वीकारने से मना कर देता है और व्यक्ति को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। तो यहाँ पर 1995 के अंदर इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई थी। हमारे देश के अंदर लगभग 8 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां, जिसके अंदर कितनी अचल संपत्तियां, डिजिटल रिकॉर्ड, वक्फ संपदा और चल संपदा के रूप में इतनी संपत्तियां उसके रूप में पाई गई। यहाँ पर देश के अंदर एक सेंट्रल और लगभग 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग राज्यों में वक्फ के स्टेट बोर्ड बने हुए, जो स्टेट बोर्ड काम करते हैं कि किस तरीके से वक्फ के किस तरीके से राज्य के अंदर वक्फ की संपत्ति को बढ़ाया जाए, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से करा जाए। सबसे ज्यादा जो संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर पहला यहाँ पर दे रखा है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद यूपी सेंट्रल, उसके बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति रखी गई है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बना है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं इस्लाम जो धर्म है उसके संस्थापक कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद साहब इसके संस्थापक है। मोहम्मद साहब जब थे तो उन्होंने अपने दिए गए कुछ प्रवचनों में कुछ ऐसी बातें कही। क्या बातें कही? कि अपनी जायदाद को इस तरीके से खैरात में दो, ना तो बेची जा सके, ना वो किसी को दिया जा सके, ना कि उसे विरासत में किसी को मिले, बल्कि उसका इस तरीके से मुनाफा हो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आ सके, उसका जो लाभ है वो लोगों को मिल सके। अगर आप कमा रहे हो, अगर आप धन अर्जित कर रहे हो, तो आपके पास संपत्ति आएगी, और आप जानते हैं आप संपत्ति को लेकर ऊपर नहीं जा सकते हो, जो भी है वो यहीं पर है। तो आपको आपकी संपत्ति को क्या कर देना चाहिए? लोगों में दान कर देना चाहिए, और दान इस तरीके से करो कि जिसको भी मिले वो इसका गलत तरीके से प्रयोग ना कर पाए, उसका मिसयूज ना कर पाए, उसका प्रयोग हो तो केवल और केवल लोगों के कल्याण के लिए हो। तो ये जो वक्फ का पहला सिस्टम है वो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद के पास से निकल कर आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक व्यक्ति आता है
फिर जिसे बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय भी वक्फ के संबंध में जो विचार प्रदर्शित होते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि इसने अस्पताल के निर्माण के लिए वहां पर कुछ संपत्तियां दान करी थी। उसके बाद में जो बोला जाता है अकबर है, अकबर के समय में भी बहुत ज्यादा जो संपत्तियां हैं वक्फ के तौर पर दान के उसमें दी गई। उसके बाद में जो एरा आता है जो अंग्रेजों का, अंग्रेजों के एरा में भी क्या हुआ था, वक्फ के जो संपत्ति थी उसके ऊपर अंग्रेजों ने क्या करा, थोड़े थोड़े प्रयास उसकी कटनी छटनी करने का प्रयास करा। ठीक है, तो इस तरीके से लंबे समय से जो वक्फ है, वक्फ का जो सिलसिला चला आ रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय से चलता आ रहा था। बाद में यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर, और अकबर के बाद में ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ही वक्फ के संबंध में भी अलग अलग तरीके के काम करे थे। ठीक है, फिलहाल की स्थिति में जब हमारा देश आजाद हुआ था 1954 में जो वर्तमान की स्थिति में वक्फ बोर्ड है उसका गठन हुआ था। जो वक्फ बोर्ड फिलहाल की स्थिति में काम कर रहा है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था उसका पहला गठन 1954 में हुआ था। फिर 1995 के अंदर इसको असीम शक्तियां दे दी गई। नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान इसके अंदर जोड़ दिए गए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो इसको शक्तियां मिली वो शक्तियां मिली इसे 2013 के अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, वक्फ बोर्ड को मिली थी क्या क्या शक्तियां उसको थोड़ा सा जानते हैं कि अगर अपनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बता दी गई है और उसके अंदर वक्फ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला अपना फैसला आया है, उसके बाद कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल ही आप जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उसमें भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड के सेक्शन 85 इसके अनुसार कहता है। मतलब अंततः ये जो चीजें लिखी हैं इसके अंदर एक ही रिजल्ट निकल कर आता है कि वक्फ ने अगर कह दिया है कि ये संपत्ति मेरी है तो संपत्ति मेरी है, उसको साबित करने में अधिकतर समय क्या होता था, व्यक्ति हार ही जाएगा। क्यों? क्योंकि साबित तो इसको किसको करनी, वक्फ बोर्ड को ही करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। फिलहाल की स्थिति में ज्यादा सुर्खियों में क्यों बनाया है, तो सुर्खियों में बनाया है लगभग 2022 से। 2022 में क्या हुआ था, तमिलनाडु का एक जिला है तिरुचिरापल्ली के आसपास के गांव का, वहां पर एक जो पूरा का पूरा गांव है उस गांव को यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने क्या कर दिया, अपनी संपत्ति घोषित कर दिया कि ये पूरा का पूरा गांव ही किसका है, मेरा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर कोई चीज मुसलमानों की होती तो भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। वहां पर लगभग 1500 साल पुराना मंदिर भी पाया गया है। इस मंदिर को भी क्या कर देता है, वो क्लेम कर देता है। गांव को तो क्लेम करता है, मंदिर को भी क्लेम कर देता है कि ये मंदिर भी क्या है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो तब से लेकर ये जो सिलसिला है अब आगे बढ़ने लगा, ये जो चर्चाएं आगे बढ़ने लगी। ठीक है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल खड़े होना शुरू हुए, जिसे लेकर आज से लगभग 7 महीने पहले एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था कि इस तरीके से जो वक्फ बोर्ड है लोगों की संपत्तियों को हथियाने का प्रयास कर रहा है। लंबे समय से वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। 1995 से लेकर 2013 का जो समय था उसके अंदर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो लगभग डबल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो एक चीज तो ये पहला पक्ष निकल कर आया था, और दूसरी बात जो हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वारका, श्री कृष्ण द्वारका, उसके अंदर जो आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर भी लगभग 2 आइलैंड के ऊपर भी क्या कर दिया है, वक्फ बोर्ड ने अपनी बोल दिया है, घोषित कर दिया कि हमारी संपत्ति है। चलो ठीक है, जमीन तो जमीन, हमारा जो मंदिर के आसपास का एरिया प्रसिद्ध मंदिर श्री कृष्ण की द्वारका, उस द्वारिका के 2 आइलैंड के ऊपर भी इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये क्या है, ये हमारा हिस्सा है। अब ऐसा क्यों करा, बोलते इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाका है तो मुस्लिम बहुल इलाके की संपत्ति को भी हम अपना मान लेंगे। तो अब इन चीजों के अंदर संशोधन लाया गया है। अब संशोधन की स्थिति में क्या है, इनमें जो चीजें थी उसको पूरी तरीके से बदलने का प्रयास करा गया है। अब एक चीज और थी, एक और ट्विस्ट वहां पर तब निकल कर आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ताजमहल है, ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया था कि भैया ताजमहल भी क्या है, वक्फ की संपत्ति है। क्योंकि वक्फ का कानून कहता है कि कोई भी चीजें धार्मिक तौर पर पवित्र लगती है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उन सभी चीजों को क्या कर देंगे, हम वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कर दी थी, अपना एक स्टे लगा दिया था। एएसआई ने इसके खिलाफ 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इस पर कोर्ट ने बोर्ड के फैसले पर स्टे लगाया था, जिसके अंदर यह बताया गया था कि भैया ऐसे तुम किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते हो, अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हो। पर धीरे धीरे समय बीतता गया, अब हर एक मामला तो कहा नहीं जा सकता, कोर्ट पर नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे इनका जो प्रयास था वो आगे बढ़ता रहा। बहुत सारी जगह को इन्होंने क्या कर लिया,
अपने जमीनी क्षेत्र के अंदर कब्जा कर लिया। अब फिलहाल की स्थिति में क्या हुआ है, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर परिवर्तन की गुहार लगाई जा रही है। ठीक है, अब परिवर्तन की गुहार लगाई जा रही है तो इसी के संबंध में हमारे जो एक अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनकी तरफ से बिल पेश करा गया है। अब इस बिल के अंदर 2000, इसका नाम क्या रखा गया है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। इसके अंदर बोला गया है भारत सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 में मौजूदा वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में लगभग 40 संशोधन की एक श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक को संशोधन विधेयक के रूप में माना जाएगा क्योंकि ये मौजूदा अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। नया विधेयक नहीं ला रहे हैं, हम पुराने विधेयक के अंदर ही यहाँ पर संशोधन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। यह विधेयक वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक फोकस वक्फ के भीतर की अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशिता को सुनिश्चित करना है और 2013 में मूल अधिनियम में जो संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गई थी, उनको सीमित करना और मालिकाना हक तथा साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत कई राज्य संस्थानों के बीच विवादों के मुख्य जो कारण है उनको सुलझाना है। अब एक चीज तो हमने समझ ली क्या कि एक पक्ष है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड लोगों की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष क्या है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है उसके ऊपर भी लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो दोनों ही तरफ के जो मैटर होते हैं वो कोर्ट के अंदर चलते हैं कि भैया इनने हमारी संपत्ति कब्जा कर ली, उनने हमारी संपत्ति कब्जा कर ली। तो यहाँ पर किरण रिजिजू जी ने इसी चीज को सामने लाने का प्रयास करा है कि इनके बीच में जो भी क्या हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उन विवादों को सुलझाया जा सके, पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाई जा सके, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंदर अलग अलग क्या तरीके, क्या संशोधन है, देखिए सबसे पहले बोला गया है कि इसमें अधिनियम का नाम बदल दिया गया। इसमें अधिनियम, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन और सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995 रखा गया है। इसमें पंजीकरण और सत्यापन करने के लिए जिला अधिकारी की मदद लेनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड बोल देता था ये संपत्ति मेरी है, तब से उसकी हो जाती थी। पर अब अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि भैया ये संपत्ति मेरी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी संपत्ति को पहले जो कलेक्टर है, जिला अधिकारी है, उसके पास में जाके बताना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति मेरी है, तब जाके वो संपत्ति उसकी कहलाएगी। उसके बाद संपत्तियों का सत्यापन होगा, कागजात में सुधार होगा। यहाँ पे बोला गया वक्फ बोर्ड मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, उसमें कामकाज में सुधार के लिए धारा 9 और 2014 में संशोधन किया जा रहा है। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलने के लिए वक्फ बोर्ड की धारा 9 और 14 में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रवेश दिया जाएगा। अभी ऐसा होता था कि वक्फ बोर्ड अगर है तो उसके अंदर केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति रहेंगे और उसके अंदर केवल पुरुष ही रहेंगे, मुस्लिम महिलाओं का इसके अंदर प्रवेश वर्जित था। पर अब यहाँ पर क्या होगा, मुस्लिम महिलाओं को भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरीके का बोला जाए तो रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या परिवर्तन हुए उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया इसको, चलिए अब क्या है, ये बिल संविधान के खिलाफ है या नहीं है, तो बोला गया है इस बिल में जो भी प्रावधान है वो संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करते हैं, धर्म के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं करता। तो यहां से तो पूरी तरीके से क्लियर है। बिल में हक छीना जा रहा है तो नहीं, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, केवल महिलाओं को यहाँ पर जगह दी जा रही। फिर वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए गए, तो बोला जा रहा है वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया जा रहा है। 1954 में भी लाए थे, 2013 में भी लाए थे, 1995 में भी लाए थे। तो ऐसी कोई नई बात नहीं लाई जा रही है यहाँ पर जो कि इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो पुराना वक्फ कानून था और नया वक्फ कानून है उसके अंदर कुछ चीजें बदली जा रही है, जैसे कि 4 बड़े प्रमुख सुधार इसके अंदर किए जा रहे हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, पहले क्या था, पहला इसके अंदर बताया जा रहा है, पुराना वाला कानून था सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता था तो उस जमीन का दावा केवल सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील किया जा सकता था। मतलब मैंने बोल दिया है, मैं वक्फ बोर्ड हूं कि ये संपत्ति मेरी है, तो इस संपत्ति का जो दावा है, इसका मालिकाना हक जिस व्यक्ति की है वो केवल और केवल मेरे पास ही सिद्ध कर सकता है कि ये व्यक्ति, ये संपत्ति मेरी है। मैं ही निर्णय लेके बताऊंगा कि ये तुम्हारी है नहीं।
पर अब इसके अंदर परिवर्तन करके बोल दिया गया है कि नए बिल में यहाँ पर आपको सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह जाने की अनुमति है। दूसरी चीज इसके अंदर है कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल था उसका फैसला आखिरी होता था, पर नहीं, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील करी जा सकती है। फिर उसके बाद क्या था, अगली चीज, अगर किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका प्रयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति बन जाती थी। मतलब ऐसा कहा जाता था धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रयोग में आने वाली जो संपत्ति है, जो जगह, सब वक्फ की संपत्ति होती थी। मस्जिद है पर मस्जिद पे मालिकाना हक नहीं है वक्फ का, फिर भी वो संपत्ति किसकी हो गई, वक्फ की हो गई। पर अब ऐसा नहीं है, अब परिवर्तन हो गया है। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, भले ही उस पर पहले से मस्जिद क्यों ना बनी हो, वो सरकारी संपत्ति हो, तब तक वो व्यक्ति की वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ को अब संपत्ति लेने के लिए जिला अधिकारी के पास एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी और जिला अधिकारी को सत्यापित करना पड़ेगा कि ये जमीन मेरी है। पहले वक्फ के अंदर महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, अब वक्फ के अंदर महिलाओं को भी स्थान दिया जा रहा है और 2 अन्य धर्म के सदस्यों को भी यहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होने जा रही। तो अंततः वक्फ के संबंध में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इन लोगों के लिए पारदर्शिता पूर्ण कार्य करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। क्योंकि देखिए, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था के अंदर कानून अपने जो दोषी व्यक्ति है उसके दोष को साबित करने में बहुत ज्यादा समय लगा देती है। अगर ऐसे मामले बढ़ते रहें तो क्या होगा, कानून के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा, हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हटा दिया जाना ही सबसे अच्छा तरीका एक यहाँ पर मौजूदा समझ कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर किरण रिजिजू की तरफ से पूरी तरीके से इस बिल को पेश करा गया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से यहाँ पर पूरी तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही होता है विरोध करना। सरकार, यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर किसी को नियति ठीक है तो पहले से बिल पर चर्चा क्यों नहीं करी। साथ ही साथ यहाँ पर अखिलेश यादव ने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, इनको तो रक्षा, रेल, नजूल और भूमि की जमीन को बेचना ही इनका निशाना है। अखिलेश ने यह भी किया कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ की जमीनें बेची नहीं जाएगी। आप जो संशोधन कर रहे हो उसमें जो जमीनें निकलेंगी उन जमीनों को आप गैर कानूनी तरीके से या सरकारी प्रयोग में नहीं लेंगे, उनका प्रयोग केवल और केवल इस्लामिक कार्यों में होगा, ऐसा आप लिख कर दीजिए, तब हम इस बिल का समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर बोला जाए तो जितनी विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से तो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म के जो हमारे जो संस्थान है उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, उसका उल्लंघन है। तो कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्व प्रायोजित के लिए संस्था की स्थापना और पोषण पर अधिकार होगा। सभी धर्मों को, संप्रदाय को, उनके अनुभाग को अपने धर्म से जुड़े कार्यों को प्रबंध करने का भी अधिकार होगा। तो यहाँ पर सरकार बोल रही है कि भैया हम इसके अंदर कोई इतना बड़ा काम थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो आपको बोल रहे हैं काम जो आप कर रहे हो, प्रबंधन कर रहे हो, प्रबंधन आप ही करोगे, पर प्रबंधन ठीक तरीके से हो, पारदर्शी हो, उसमें किसी प्रकार से कोई ढोंग ढांग ना रचा जाए, इसकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पालना करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको यहाँ पर बीच में लाया जा रहा है कि जितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अभी यहाँ पर किसी भी तरीके से ब्लीच नहीं हो रहे हैं। अगर ब्लीच होंगे तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स ब्लीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही फंडामेंटल राइट्स ही हमें शक्तियां प्रदान करते हैं राज्य के विरुद्ध। राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसीलिए इन फंडामेंटल राइट्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मैटर निकला है तो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, तो सरकार भी डायरेक्टली इस बिल को पास नहीं कर रही है। उन्होंने इस बिल को अभी लाए हैं, लाने के बाद में इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 31 मेंबर की एक कमेटी है जिसके अंदर अलग अलग सांसद अलग अलग पार्टियों से आते हैं और वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में उन्हें लग रहा है कि इसके अंदर किसी प्रकार का गड़बड़ है तो फिर इस बिल को यहीं पर रोक दिया जाएगा। जैसा कि आपको ध्यान होगा
कि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उनकी भी मांग करी जा रही थी कि उनको भी क्यों ना आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए, पर उस समय उन तीनों बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया था। पर अब यहाँ पर इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। अब जेसीपी पूरी तरीके से इसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद में ये जो संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको सौंप दिया जाएगा। ओम बिरला जी इसके ऊपर पूरी तरीके से अपना एनालिसिस करेंगे और उसका रिजल्ट यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अब जेसीपी के पास ही क्यों लाए गए? अब देखिए, जो संसद है, संसद के अंदर लगभग 500 प्लस मेंबर होते हैं, उसके ऊपर किसी चीज की चर्चा प्रभावी तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक मेंबर को यहाँ पर मौका नहीं दिया जा सकता। तो हर पार्टी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लेकर छोटी छोटी कमेटियां बना दी जाती हैं। तो इन्हीं कमेटियों के अंदर फिर जो बड़े बड़े मसले होते हैं उनकी चर्चा करी जाती है। तो ये जो मैटर था इसकी चर्चा अब जेसीपी के अंदर करी जाएगी। जेसीपी इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को पूरी तरीके से एनालाइज करके ओम बिरला के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर दे। ठीक है, अब ये जो चीजें थी ये यहीं तक थी। अब जो मैंने आपको बताया है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर फिलहाल की स्थिति में बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन पूरी तरीके से समाज के लिए लाभदायक होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा वक्फ क्या था, ये फिलहाल क्यों चर्चा में बना हुआ है, चर्चा में बनने के साथ साथ सरकार इसके अंदर क्या परिवर्तन करना चाह रही है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका इसके अंदर क्या बोलबाला है, वो क्यों इसका समर्थन या विरोध कर रही है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी खबर होगी वो मैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।